अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारे पास पेपर था जी, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट हमारा सोडियम क्लोरेट वाला क्वेश्चन था। इसमें आपने पहले ये बैक टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, देन फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस थी इसकी, इंडिकेटर्स की, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट था इसमें कि द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरेट आयंस, the concentration of chlorate ions can also be determined, यानी एक तो हमने बैक टाइट्रेशन से डिटरमिन की, ठीक है। अब ये कह रहे हैं the concentration of chlorate ion can also be determined by adding an excess of hydrogen peroxide to the sample of bleach and measuring the volume of oxygen gas produced, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, सोडियम ये जो आपके पास सोडियम क्लोरेट है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, और यहाँ से हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगर देख लें, यहाँ पे ये 5 cm³ ब्लीच है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटर हो रही है, और जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इनसॉल्युबल इन वाटर है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए आप इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब कह रहे हैं कि व्हेन एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाज एडेड टू 5 cm³ ऑफ अ डिफरेंट ब्लीच सॉल्यूशन, 82 cm³ of oxygen was produced at room temperature and pressure, ठीक है। 5 cm³ आपके पास ब्लीच है, मींस के NaClO, और इससे 82 cm³ ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ClO माइनस आयंस इन दिस ब्लीच सॉल्यूशन। जी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ClO माइनस, क्लोरेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, कैलकुलेट करें जब से, शाबाश इसको। जी बेटा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन है, जीरो पॉइंट सिक्स एट, ठीक है जी, 0.68 मोल्स पर DM³ करेक्ट आंसर है। पहले आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए, 82 डिवाइडेड बाय 24,000, 82.24,000, एक मिनट, तो ये आपके पास 82 डिवाइडेड बाय 24,000, यहाँ से आपके पास मोल्स ऑफ क्लोरेट आयन आ जाएंगे 3.42 इंटू 10⁻⁻3। ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन का और NaClO का सेम रेशो है तो सेम मोल्स होंगे, देन फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन का आंसर आना चाहिए 0.68। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोसाइनुरिक एसिड act as a chlorine buffer and disinfectant for swimming pools. It react with water to give chloric acid. ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सप्रेशन दे दी है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर दिस इक्विलिब्रियम। आपने जस्ट सिंपल Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, इसको हम स्किप करते हैं। In outdoor swimming pools, the HClO is decomposed by sunlight. The decomposition of HClO is a redox reaction which forms a gas that relights a glowing splint. ठीक है, मींस के ऑक्सीजन गैस। So ये कह रहे हैं कि in outdoor swimming pools the HClO is decomposed by sunlight. The decomposition of HClO is a redox reaction. Describe and explain the effect of the decomposition of HClO on the equilibrium in D. State the effect on Kc. D. Effect on the decomposition of HClO on the equilibrium. Kc value decreases. Effect on Kc. Kc के ऊपर effect बताना है, and the effect. Describe and explain the effect of decomposition on the equilibrium. पहले आपने equilibrium पे effect बताना है,
and then फिर effect on Kc. जी, no change on Kc. Kc पे तो no change क्योंकि Kc only affects by temperature. तो no change on Kc. Kc का तो Kc पे कोई effect नहीं होगा. ठीक है जी. Kc जो है it is only affected by temperature. अब equilibrium पे क्या effect होगा? जब HClO decompose होगा तो that means equilibrium shifts forward. Equilibrium shifts forward. ठीक है जी. तो the equilibrium lies more on the right side. Equilibrium lies more on the right side. Because if HClO is being decomposed, so that means के इसकी concentration कम होती जा रही है, equilibrium will shift forward, it would lie more on the right side. Clear हो गई बात? हाँ जी, इसमें कोई confusion? Kc की value जो है, it only affects by temperature. अच्छा जी, the decomposition of HClO is a redox reaction. Suggest an equation for this redox reaction. तो पहले बता चुके हैं ऑक्सीजन गैस बनेगी, so that means के HCl plus ऑक्सीजन गैस, इसको आप बैलेंस कर लें. The buffer solution in blood is a mixture of carbonic acid and hydrogen carbonate ions. Healthy blood has a pH of 7.40. ठीक है जी. Explain how this buffer system acts to control the blood pH. Include equations in your answer. तो आई होप ये आंसर ये सब लिख लेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जी. ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत तो नहीं है, सबको आती हैं इक्वेशंस. ठीक है जी. लास्ट पार्ट है इसका. पेशेंट्स ब्लड हैज अ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन टू कार्बोनिक एसिड रेशियो ऑफ 9.5 to 1. कैलकुलेट द पीएच ऑफ द पेशेंट्स ब्लड. चलिए जल्दी ये पीएच कैलकुलेट कर लें. रेशियो है 9.5 to 1. लास्ट पार्ट है ये, फिर हम दूसरा ईयर स्टार्ट करेंगे. सर इसका मार्क्स स्कीम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है, अगर हम 2 में दे दें तो गलत होगा? नहीं, आप ये जो भी आप आंसर दे रहे हो, जो भी मतलब आप कभी भी कैलकुलेशंस में जो आंसर दे रहे हो, तो अपने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही रखो, अनटिल अनलेस के मेंशन ना हो कि आपने कितने में देना है. हमेशा, मतलब भले डाटा की कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर. जी जी बिल्कुल, आपने हमेशा अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है आंसर. अब अगर आंसर ही 2 पे आ रहा है तो फिर आप 2 पे ही लिखोगे. जी बेटा, ये कैलकुलेट कर लिया सबने. इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 7.08. ठीक है. जस्ट सिंपल आपने रेशियो की जो वैल्यू बनी है, आपने जो केसी की एक्सप्रेशन आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है. होप ये सब सॉल्व कर लेंगे कि ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली इक्वेशन से आपने इसको सॉल्व करना है. H प्लस HCO3 माइनस अपॉन H2CO3, इन दोनों का रेशियो इन्होंने दे दिया है 9.5 to 1. एच आई की कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे और फिर पीएच सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. आंसर आना चाहिए 7.08. चलें जी. तो ये हमारे पास ईयर सॉल्व हो गया. ये अक्टूबर नवंबर 16 पेपर 41 था. अच्छा जी. अब नेक्स्ट जो हमने ईयर स्टार्ट करना है अक्टूबर नवंबर 2010. ये जरा थोड़ा पुराना ईयर है. ठीक है. तो क्योंकि मुझे मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि पुराने ईयर जो है वो सॉल्व करें, तो अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 42. अच्छा जी. अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है. राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स विद वाटर. फास्फोरस 5 क्लोराइड विद वाटर. ठीक है जी. फास्फोरस 5 क्लोराइड का रिएक्शन है वाटर के साथ. व्हेन फास्फोरस 5 क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड एंड HCl बनेगा. तो PCl5 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर. ये AS में से क्वेश्चन है. ठीक है जी. ये AS की इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन है. PCl5 when reacts with water, this gives H3PO4 phosphoric acid plus HCl. इसको आप बैलेंस कर लें तो ये 5HCl और ये 4H2O, ये बैलेंस हो जाएगा. उसके बाद सिलिकॉन 4 क्लोराइड रिएक्टिंग विद वाटर, SiCl4, दिस आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर. और यहाँ से क्या मिलेगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस HCl. इसको भी बैलेंस कर लें. सिंपल ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं. नहीं, स्टेट सिंबल जहां मेंशन होगा वहीं स्टेट सिंबल लिखना जरूरी तो नहीं है.
ठीक है जी, स्टेट सिंबल जब तक मेंशन नहीं है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। When sulfur is heated under pressure with chlorine, the major product is HCl2. ठीक है, तो सल्फर को आपने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, मेजर प्रोडक्ट इज HCl2. Use data from the data booklet to calculate the enthalpy change delta H for this reaction. The 8 sulfur atoms in S8 molecule are all joined in a single ring by single bonds. ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल डेटा बुकलेट से बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, और क्योंकि बॉन्ड एनर्जीज हैं तो डेल्टा एच वुड बी बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपके पास बॉन्ड एनर्जीज का डेटा होगा तो आपने सिंपल रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज में से माइनस कर देना है प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जीज को। ठीक है जी, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्डिंग भी सही है, बॉन्ड मेकिंग भी सही है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट मींस बॉन्ड मेकिंग, तो वो भी सही है, उस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अंडर सूटेबल कंडीशन HCl2 reacts with water to produce a yellow PPT of sulfur. ठीक है, ये याद रख ले, सल्फर, दिस गिव्स a yellow PPT. ठीक है जी, तो अंडर सूटेबल कंडीशन HCl2 reacts with water to produce a yellow PPT of sulfur and a solution of A. Solution A contains a mixture of SO2 and compound B. तो HCl2 को आपने रिएक्ट किया है किसके साथ, वाटर के साथ, तो सल्फर मिल रहा है, and solution A contains a mixture of SO2 and compound B. What is the oxidation number of sulfur in HCl2? Obviously +2, oxidation number is +2. Work out how the oxidation number of sulfur changes during the reaction of HCl2 with water. तो HCl2 with water में हम देख रहे हैं कि HCl2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और क्या बन रहा है यहाँ पे, सल्फर बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। तो एक में ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 और एक में ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2। जी क्लियर है, HCl2 to S decreases by 2 and HCl2 to SO2 increased by 2। ठीक है, इसमें डिक्रीज बाय 2 हुआ है, इसमें इंक्रीज बाय 2 हुआ है, जस्ट ये सिंपल आपने इसको एक्सप्लेन करना है। Suggest the identity of compound B. जी, what is compound B? HCl, जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि HCl2 को आपने पानी के साथ रिएक्ट किया है, तो जब सल्फर सिलिकॉन क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है HCl बन रहा है, PCl5 रिएक्ट कर रहा है HCl बन रहा है, तो ऑब्वियसली जब HCl2 रिएक्ट करेगा तो भी HCl बनेगा, तो B is HCl. Construct an equation for the reaction between HCl2 and water. So HCl2 reacts with water to give sulfur, sulfur dioxide and HCl, और इसको बैलेंस कर लें आप। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है, what would you observe when each of the following reagents is added to separate samples of solution A? Solution A क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम। सोल्यूशन ए जो है ये आपके पास, ये सोल्यूशन ए था, विच इज अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड कंपाउंड B, विच इज HCl। तो अगर आप सोल्यूशन ए में सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट? ऑब्वियसली सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद HCl, so this gives white precipitate, AgCl बनेगा, white precipitate मिलेंगे, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, what would happen on adding potassium dichromate? Orange to green। ठीक है, रीजन इज क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, इट कुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वी गेट अ ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पार्ट है, what next question start हो गया यहाँ से, what is meant by the term ligand in the context of transition metal chemistry which makes a dative bond with the central metal ion? ठीक है जी, skip करते हैं। Decide which of the following species could be a ligand and which could not be. Place a tick in the appropriate column. तो OH minus, yes, it can be a ligand. NH4 plus, जी क्या आप इसको एज अ ligand यूज कर सकते हैं?
नो. No, sir. CH3OH. जी, methanol. Can it act as a ligand? Yes, because ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो we can use it as a ligand. And methylamine, obviously नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो this can also be used as a ligand. ठीक है जी, तो ये तीनों यूज हो सकते हैं लाइगेंड्स के तौर पर. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, आज किसी बच्चे ने भेजा था मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा. रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सम रिएक्शंस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट and answer the questions that follow. When 0.1 mole of white anhydrous copper sulfate, 0.1 mole of white anhydrous copper sulfate is dissolved in liquid ammonia. ठीक है जी, 0.1 mole of white anhydrous copper sulfate is dissolved in liquid ammonia at -33 degree centigrade. A deep blue solution C results. ठीक है, आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसको आपने लिक्विड अमोनियम में, एक्वस अमोनिया नहीं, लिक्विड अमोनिया में ऐड किया है. ठीक है, एंड वी गेट अ डीप ब्लू सॉल्यूशन सी. व्हेन 0.2 मोल्स ऑफ सॉलिड NaOH इज एडेड टू सॉल्यूशन सी, ये जो सॉल्यूशन सी बना है इसमें आपने NaOH ऐड किया, एंड द अमोनिया सॉल्वेंट अलाउड टू इवेपोरेट, अ सॉलिड रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, जो आपके पास अमोनिया की लिक्विड अमोनिया ऐड किया था, तो वो सॉल्वेंट तो कह रहे हैं उसको आपने इवेपोरेट कर दिया, अलाउड टू इवेपोरेट, अ सॉलिड रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड. चले हम इसको यहीं से अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जो जो बनता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एंड में उन्होंने पूछना है. तो व्हेन 0.1 मोल ऑफ व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है CuSO4 डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया NH3. ठीक है, लिक्विड अमोनिया में आपने डिसॉल्व किया है, तो क्या कह रहे हैं, अ डीप ब्लू सॉल्यूशन सी रिजल्ट्स. डीप ब्लू सॉल्यूशन सी, कॉपर, ऑब्वियसली ये लाइगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, सो आप सिंपल कह सकते हैं Cu, कॉपर के साथ कितने अमोनिया आ सकते हैं, NH3, इट कैन अकोमोडेट 6. ठीक है जी, तो ये Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, तो दिस वुड बी अ डीप ब्लू सॉल्यूशन सी. ये आपके पास डीप ब्लू सॉल्यूशन होगा. When 0.2 moles of solid NaOH, अब इसमें आपने क्या ऐड किया, 0.2 मोल ऑफ सॉलिड NaOH is added to solution C and the ammonia solvent allowed to evaporate. जो excess ammonia था वो आपने evaporate कर दिया, a solid residue is obtained. Solid residue is obtained. तो NaOH के साथ जब आप इसको react करेंगे, तो what do we get? We get copper hydroxide, CuOH2, copper will react with OH, and we get sodium sulfate Na2SO4, copper hydroxide and sodium sulfate. Next है heating this residue to, तो ये आपका residue है, this is the residue. ठीक है, heating this residue to 200 degree centigrade produces a dark colored mixture of two solids. ठीक है, इसको आपने 200 डिग्री पे हीट किया, यहाँ से आपके पास एक डार्क कलर का सॉलिड का मिक्सचर बन गया. व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, फिर इसमें वाटर ऐड किया है, अ ब्लैक सॉलिड D एंड अ कलरलेस सॉल्यूशन E आर फॉर्म्ड. ठीक है जी, तो जब इसको हीट करेंगे तो आपको मालूम है सोडियम सल्फेट तो डीकंपोज नहीं होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड वुड बी डीकंपोज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड दिस वुड रिमेन सोडियम सल्फेट. ये ऑन हीटिंग हुआ है, जब आपने इसको हीट किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर उसके बाद इसमें वाटर ऐड किया है. ठीक है, एडिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, तो इसमें आपने वाटर ऐड किया, तो सोडियम सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा, दिस गिव्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, और कॉपर ऑक्साइड ये रिमेन इनसॉल्युबल. अ ब्लैक सॉलिड D, तो ब्लैक सॉलिड ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड है, ना कलरलेस सॉल्यूशन E आर फॉर्म्ड. नाइदर D और E कंटेन्स नाइट्रोजन. ठीक है जी, एडिंग BaCl2 टू द सॉल्यूशन E प्रोड्यूसेस अ व्हाइट PPTF. इसमें अगर हम सॉल्यूशन में BaCl2 ऐड करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, वी गेट बैरियम सल्फेट व्हिच गिव्स अ व्हाइट PPT. सॉलिड D dissolves in nitric acid on warming without evolution of gas. ठीक है, सॉलिड D जो आपके पास बन रहा है, ब्लैक सॉलिड D, दिस इज ब्लैक सॉलिड D, dissolves in nitric acid on warming without evolution of gas to give a pale blue solution containing copper nitrate.
सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेंट। जी बेटा ये समझ में आया है, इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये जितनी मैंने वर्किंग करी है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेंट इन ईच ऑफ। तो सोल्यूशन सी क्या था, हमने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। सोल्यूशन सी इज CuNH3 6 2 प्लस SO4 2, भले चार्जेस ना लिखें आप। सॉलिड डी क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। सोल्यूशन ये आपके पास ये जो वाटर में डिसॉल्व हो गया था, दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाइट पीपीटी, ये तो आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं, बैरियम सल्फेट DaSO4। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज अकर्ड व्हेन D रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जी टाइप ऑफ रिएक्शन एसिड बेस। ठीक है जी, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दें, एसिड बेस रिएक्शन कह दें, दोनों सही है। ठीक हो गया जी। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन। कॉपर वाला NH6 कैसे है? कॉपर वाला क्या चीज? NH3 6 कैसे है? NH3 4OH2 नहीं होता? अब वो तो जब पानी हो ना बेटा, इसलिए तो मैंने स्टार्ट में कह दिया ना, ये लिक्विड अमोनिया है, वाटर तो था ही नहीं इसमें। तो सारा डिस्प्लेस हो जाएगा। एनहाइड्रस, जी जी, क्योंकि आपके पास एन, हमें ये पता है कि इसमें मैक्सिमम 6, तो क्योंकि इसके साथ वाटर जब 6 अटैच हो सकते हैं तो फिर अमोनिया भी 6 अटैच हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का आप कह लें कि रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। तो एनहाइड्रस है, मतलब इसमें भी कोई वाटर नहीं है, लिक्विड अमोनिया है, यहाँ भी कोई वाटर नहीं है, तो सिर्फ NH3 ही आके एज अ लाइगेंड अटैच हो रहा है। सही से। ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन अ सॉलिड सैंपल ऑफ एनहाइड्रस कॉपर नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। जी ब्राउन गैस, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ब्राउन फ्यूम्स, नहीं नाम कभी भी मत लिखें, ब्राउन फ्यूम्स आप सिंपल कह सकते हैं। ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। नाइट्रेट्स जब भी डिकम्पोज होंगे, CuNO3 डिकम्पोजेस टू गिव कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको बैलेंस कर लें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the electrolytic purification of copper can be carried out in an apparatus similar to the one shown below। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन हो रही है कॉपर की, इम्प्योर कॉपर एनोड, प्योर कॉपर कैथोड, एनोड स्लज जो इम्प्योरिटीज हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है। द इम्प्योर कॉपर एनोड कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेटालिक निकल, जिंक एंड सिल्वर। ठीक है, ये तीन आपके पास मेटालिक इम्प्योरिटीज हैं, निकल, जिंक एंड सिल्वर, together with inert oxides and carbon resulting from the initial reduction of the copper ore with coke. The copper goes into the solution at the anode, but the silver remains as the metal and falls to the bottom. The copper goes into the solution at the anode, यानी जो anode पे जो copper है, this goes into the solution, but the silver remains as the metal and falls to the bottom as part of the anode sludge। यानी जब ये anode टूटेगा, ये आपके पास एनोड है मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, इसमें कॉपर मौजूद है और दूसरी इम्प्योरिटीज उन्होंने बता दी हैं। अब ये कह रहे हैं कि कॉपर तो जो है वो सोल्यूशन में आ रहा है आयंस की फॉर्म में, बट जो सिल्वर है ये जब एनोड टूटेगा तो ये सिल्वर मेटालिक फॉर्म में ही स्लज के तौर पे गिरना शुरू हो जाएगा। बट द सिल्वर रिमेन एज द मेटल एंड फॉल्स टू द बॉटम एज पार्ट ऑफ द एनोड स्लज। द जिंक आल्सो डिसॉल्व, मतलब जिंक भी आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। राइट अ हाफ इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर एट द एनोड। तो ये तो सिंपल रिएक्शन, Cu solid loses electron to become Cu2 plus Aq। ठीक है। यूज डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू एक्सप्लेन व्हाई सिल्वर रिमेन्स एज द मेटल। जी
use data from the data booklet to explain why silver remains as the metal. Less reduction potential than copper. ठीक है, तो अगर हम सिंपल इसकी वैल्यूज देखें, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, आप अगर वैल्यूज देखेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से डेटा बुकलेट से वैल्यूज देख लूँ जी। Ag और Ag प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 प्लस 0.80, ठीक है, और कॉपर के लिए होता है प्लस 0.34। दैट मीन्स के दिस हैज मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है जी। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन इज मोर पॉजिटिव, ठीक है जी। सो इट इज लेस इजीली ऑक्सीडाइज और will not oxidize. अच्छा, use data from the data booklet to predict what happened to the nickel at the anode. तो निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.25, तो ये मोर नेगेटिव हो गया, तो दैट मींस के दैट्स व्हाई इट वाज बीइंग डिसॉल्व, ठीक है। इन्होंने पहले कह दिया था कि जिंक डिसॉल्व हो रहा है, सॉरी निकल का इन्होंने ऊपर नहीं बताया था, सिर्फ जिंक का बताया था, ठीक है। तो निकल जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 है, यस इट विल डिसॉल्व, इट कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज बिकॉज इसका जो रिडक्शन है दैट इज मोर नेगेटिव देन कॉपर, तो ये भी डिसॉल्व हो सकता है। use write a half equation including state symbol for the main reaction at the cathode. So Cu2 plus gains 2 electron gives Cu solid aqueous. Use data from the data booklet to explain why zinc is not deposited on the cathode. Zinc deposit क्यों नहीं हो रहा at the cathode? Zinc का E naught value है -0.76. So because it is more negative will not be reduced. So this will remain dissolved, will not be reduced. ठीक है, तो कॉपर आयन तो जाके रिड्यूस हो रहे हैं, बट जिंक आयन रिड्यूस नहीं होंगे, दे विल रिमेन dissolved. Suggest why the blue color of the electrolyte slowly fades as the electrolysis proceeds. हाँ जी, ब्लू कलर फेड क्यों होगा? Copper ion is interchanged by zinc ions and nickel ions. Yes, the concentration of nickel ions and zinc ions is increasing. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि automatically concentration of copper would decrease, so that's why the color will fade. ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये कैलकुलेशंस वाला पार्ट। इसमें से मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू द सेल इज यूज्ड टू डिसॉल्व द कॉपर एट द एनोड एंड प्रेसिपिटेट प्योर कॉपर ऑनटू द कैथोड। मतलब एनोड से कॉपर को सॉल्यूशन में लाने में और सॉल्यूशन से कैथोड पे जाने में यूज हो रहा है आपका मोस्ट ऑफ द करंट। However, a small proportion of it is wasted in dissolving the impurities at the anode, which then remain in the solution. क्योंकि जाहिर सी बात है निकल आयंस भी सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जिंक आयंस भी सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट इज बीइंग वेस्टेड ड्यू टू दीज आयंस। ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ 20 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सेल फॉर 10 आवर्स, it was found that 225 gram of pure copper was deposited on the cathode. Calculate the following using appropriate data. जी, number of moles of copper produced at the cathode. कैथोड पे कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते जाएं। 3.54 ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू प्रोड्यूस दिस कॉपर, रेशो 1:2 का है। जिसको बेटा कोई प्रॉब्लम हो इनमें तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि रेशो 1:2 का है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 7.08 मोल्स। Number of moles of electron that pass through the cells. Number of moles of electron that passed through the cell.
7.45 moles, ठीक है जी, 7.45 moles that pass through the cell, that is 7.45. पहले आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, A into T से चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मालूम है कि 1 मोल के ये 96,500 चार्ज है, तो जो भी चार्ज यहाँ से आ रहा है लेट्स से उसको यहाँ पे पुट करके जो भी वैल्यू आएगी उसको x के लिए सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा 7.45 मोल, ठीक है। नाउ हेंस कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द करंट थ्रू द सेल दैट हैज बीन वेस्टेड इन डिसॉल्विंग द इंप्योरिटीज एट द एनोड। जी, परसेंटेज ऑफ द करंट थ्रू द सेल दैट हैज बीन वेस्टेड 5.1, बिकॉज ये जो करंट है ये यूज हो रहा है एनोड से कैथोड में ले जाने में कॉपर को, और ये टोटल करंट है। तो 7 पॉइंट, तो वेस्टेड करंट कितना हो जाएगा, 7.45 माइनस 7.08, ठीक है, और वहां से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है, तो ये आपके पास परसेंटेज जो आ जाएगी दैट इज 5.01, ठीक है जी। क्लियर है ये सबको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आपने वेस्ट करंट निकाल दिया, उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है nickel often occurs in ores along with iron. Nickel often occurs in ores along with iron. After the initial reduction of the ore with coke, a nickel iron alloy is formed. Use data from the data booklet to explain why nickel can be purified by a similar electrolysis technique to that used for copper. यानी जो आपने कॉपर के लिए टेक्निक यूज की है यही सेम आप निकल के लिए भी यूज कर सकते हैं, using an impure nickel anode, a pure nickel cathode and nickel sulfate as the electrolyte. Explain what would happen to the iron during this process. अब nickel Ni2 प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.25 और Fe2 प्लस Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44. So that means that this will remain dissolved. और ये क्योंकि लेस नेगेटिव है तो दिस वुड बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड एंड हेंस कलेक्टेड, ठीक है जी। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट है द मोस्ट टिपिकल ऑक्साइड्स ऑफ टिन एंड लेड आर टिन ऑक्साइड, टिन 4 ऑक्साइड, ये टिन 2 ऑक्साइड है और ये टिन 4 ऑक्साइड है, एंड दिस इज लेड 2 ऑक्साइड एंड लेड 4 ऑक्साइड, ठीक है। तो although tin and lead they belong to group 4, but they can also have variable oxidation states. The following two generalizations can be made about the oxides of the element in group 4. As the metallic character of the elements increases down the group metallic character बढ़ेगा, the oxides become more basic, ठीक है। The oxides of the element in their higher oxidation states are more acidic than the oxides of the element in their lower oxidation. अच्छा, वैसे ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ग्रुप 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम ग्रुप 4, और ग्रुप 4 जो है ये मतलब अब आप ग्रुप 4 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बट क्योंकि आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इसका कनेक्शन है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि चांसेस हैं कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांजिशन ज्योमेट्री में, ट्रांजिशन केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, the oxide become more basic. Down the group, oxides become more basic, and the oxide of the element in their higher oxidation states are more acidic. ये हम ट्रांजिशन मेटल्स में ही पढ़ चुके हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक का बन जाते हैं, एंड देन द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि PbO एंड PbO4, इसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, PbO2 सॉरी, ठीक है, तो PbO2 would have more acidic character, ठीक है।
तो use these generalizations to suggest which of the above oxides of tin or lead is most likely to react with each of the following reagents. In each case, write a balanced equation for the reaction with NaOH. जी, NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा? NaOH क्योंकि बेस है तो इसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब हमें ये पता है कि ग्रुप 4 में टिन मतलब सबसे पहले टिन आएगा, देन लेड आएगा, तो लेड आखिरी एलिमेंट है. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो द ऑक्साइड गेट मोर बेसिक. तो आप ये कह सकते हैं कि टिन जो है इसका जो ऑक्साइड होगा ये मोर एसिडिक होगा, क्योंकि हमें एसिड चाहिए, तो टिन का ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा. और टिन के भी दो ऑक्साइड हैं, टिन 2 ऑक्साइड, टिन 4 ऑक्साइड. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दे आर मोर एसिडिक. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा ऑक्साइड हो गया यहाँ पे? SnO2. तो NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा? SnO2. और रिएक्शन क्या हो जाएगा? NaOH रिएक्ट्स विद SnO2. अब ये रिएक्शन वैसे ही है जैसा कि एल्यूमिनियम के साथ होता है. ठीक है, तो दिस फॉर्म सोडियम टिंकेट, Na2SnO3. ठीक है, ये कहलाएगा सोडियम टिंकेट प्लस वाटर. ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड सोडियम टिंकेट. जैसे वहां पे एल्यूमिनेट बनता है, यहाँ पे टिंकेट बनेगा. अच्छा, विद HCl नाउ एसिड है तो इसके साथ बेस रिएक्ट करेगा. अब बेस ऑब्वियसली कौन सा होगा? टिन और लेड में से किसका ऑक्साइड मोर बेसिक होगा? लेड का ऑक्साइड मोर बेसिक होगा. और लेड 2 ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड में से लेड 2 ऑक्साइड इज मोर बेसिक. तो लेड 2 ऑक्साइड विल रिएक्ट विद द HCl एंड इक्वेशन वुड बी PbO plus HCl. This gives PbCl2 plus H2. ठीक है जी, क्लियर है ये. नेक्स्ट है रेड लेड इज यूज्ड as a pigment. Red lead is used as a pigment and as a metal primer paint to prevent the corrosion of steel. It is an oxide of lead that contain 9.3% oxygen by mass. ठीक है जी, ऑक्सीजन कितना है इसमें? यानी ये रेड लेड क्या है? ये बेसिकली आप कह लें कि डाई है. ठीक है, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ लेड that contain 9.3% oxygen by mass. Calculate to 3 significant figures. PbO ये तो लिखा है बेटा. ठीक है, अच्छा, calculate to 3 significant figures the number of moles of oxygen and lead contained in a 100 gram sample of red lead. Hence calculate its empirical formula. जी, ये आपने सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर लें इसको. एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, सिंपल. ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी है, लेड की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मोल्स कैलकुलेट कर लेने. Pb3O4. ठीक है, Pb3O4. जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा. Pb3O4 इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है लेड 2 क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. लेड 2 क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. Pb+2 2Cl-. Write an expression for the solubility product KSP for lead 2 chloride. ये बेटा ये इसको देख लें. अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपने. तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे, पहले इसको देख लें. ये मोल्स आपके पास आ जाएंगे. लेड के मोल्स कितने आ रहे हैं? 9.3 डिवाइडेड बाय 16. ये ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे 0.581 और लेड के मोल्स आ जाएंगे 90.7 डिवाइडेड बाय 207. इसका एटॉमिक मास है तो 0.438. दोनों को 0.438 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और फिर आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आपके पास
सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा Pb3O4। ठीक है जी। अच्छा, आपने KSP की एक्सप्रेशन लिखनी है तो KSP इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ लेड Pb2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल क्यूब Dm minus 9. Calculate the leadine concentration in a saturated solution of PbCl2. तो ये हो जाएगा KSP is equals to, अगर ये x है तो ये x स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। KX is equals to 4x क्यूब। जी, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये आएगा आंसर 1.71 इंटू 10 पावर माइनस 2। 1.71 इंटू 10 पावर माइनस 2। जी, ये सबको क्लियर है या इसको सॉल्व कर दूं? हाँ जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है an excess of PbCl2 is stirred with 0.5 mole per dm cube NaCl until equilibrium has been established. The excess PbCl2 is then filtered. तो आपने PbCl2 में NaCl ऐड किया है, कितना ऐड किया है? 0.5 mole per dm cube. Assuming concentration of chloride remains at 0.5 mole per dm cube, क्योंकि ये completely soluble है NaCl, तो ये कहने के क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जितनी NaCl की है 0.5. Calculate the concentration of leadine in the remaining solution. जी, चलें, ये आपने सॉल्व करना है, जल्दी से बताएं। Concentration of leadine in the remaining solution. KSP की वैल्यू आपको मालूम है, 2 into 10 raised to power minus 5। जी, ये आंसर आ रहा है 8 into 10 power minus 5। ठीक है, आपने क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रखी 0.5 और वही KSP के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 8 into 10 power minus 5। तो in water the concentration was 1.71 into 10 power minus 2 and in NaCl the concentration is 8 into 10 power minus 5। तो कम हो गई ये concentration। तो suggest an explanation for the difference between this value and the value that you calculated in 2। जी, 2 और 3 में जो difference आ रहा है उसकी वजह क्या है? Due to common ion effect। ठीक है जी, due to common ion effect because the equilibrium has shifted। बिल्कुल correct है जी, due to common ion effect। ठीक है जी, चलें, अभी इसको मैं यहीं तक रख रहा हूँ आज। कल फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला ये पेपर हम सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है जी, आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।